हाँ जी, तो हम नए सेशन के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ फिर से, ठीक है? इसके पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझी। हमने पहले समझा कि इक्विटी रिसर्च क्या होता है, फिर हमने समझा प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझा कि बाय साइड रिसर्च और सेल साइड रिसर्च क्या होती है। हमने थोड़ी हायरार्की और पाथवे भी डिस्कस किए इक्विटी रिसर्च करियर्स के आगे। अब बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस मॉडल। मैं इसको स्टार्ट करूँ फिर उसके पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ दैट यार ये जो सीरीज़ है ना, ये एक हमारी कोशिश है आप लोगों तक पहुँचने की, स्पेशली उन लोगों को मदद करने की जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें इक्विटी रिसर्च में जाना है कि नहीं जाना है, नंबर 1 कि उन्हें इक्विटी रिसर्च में और आगे पढ़ना चाहिए, अपस्किलिंग करना चाहिए कि नहीं, एंड नंबर 2 जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ लोग हैं, बिल्कुल ही इनोसेंट लोग हैं जिन्हें फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट आप खुद को समझते हैं, आप परसीव करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये सीरीज़ मत देखिए, ये आपके लिए टाइम वेस्ट है, ठीक है? बट जो लोग फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बट कोई आइडिया नहीं है, आप लोगों के लिए दिस वुड बी द ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। बिना किसी देरी के मैं फटाफट शुरू करता हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। आप में से 45-50% लोग जो ये वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है? दुःख होता है यार, बड़ा बुरा लगता है भाई, ठीक है? प्लीज़ डू दैट। देखो यार, बिज़नेस मॉडल समझना या किसी बिज़नेस को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहला स्टेप ये होता है कि आपको इस चीज़ की 100% समझ होनी चाहिए कि आपका जो धंधा है वो पैसा कैसे बना रहा है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो यू आर नॉट डूइंग द इन्वेस्टिंग, आप सिर्फ बेटिंग कर रहे हो, ठीक है? बिज़नेस मॉडल पर से क्या होता है? मतलब समझना कि एक जैसे बिज़नेस तो है कि धंधा है, ठीक है? बट बिज़नेस मॉडल क्या है, राइट? तो बिज़नेस मॉडल ये है कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि कंपनी किन लोगों को अपनी सर्विस दे रही है, नंबर 1। कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, नंबर 2। एंड इस सर्विस और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कंपनी पैसा कैसे बना रही है, हाउ इट मेक्स मनी। क्योंकि कारण क्या है, जब तक आप लोगों को बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इस चीज का अनुमान ही नहीं लगा पाओगे, इस चीज का प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाओगे कि अगर कर को बोल दिया मैंने, अगर कल को इकोनॉमी बहुत नीचे या ऊपर चली जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसेशन आ जाता है या एक अप ट्रेंड में इकोनॉमी चल जाती है, तो मेरा कंपनी का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बिजनेस मॉडल की। पीटर लिंच, वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर्स, ठीक है, फिडेलिटी में थे, and he said once that you should always know what you own and why you own it। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो और आप क्यों उसे खरीद रहे हो। अगर आपके पास ये जवाब नहीं है, आप एक काम करना, अगर आप लोग वाकई में स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग वालों से तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ ट्रेडिंग या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग करके लाइवलीहुड कमाई जाएगी, आपको चार ट्रेडिंग आनी चाहिए फॉर श्योर। बट मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो हार्डकोर इन्वेस्टिंग में आप लोग है ना, ये सेशन के बाद लिख लो इसको कहीं साइड में, एज एन असाइनमेंट लिख लो। आप लोग है ना अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करना और उसमें सारे शेयर्स में सिर्फ इतना पता करना, नंबर 1 कि आपको पता है कि वो कंपनी क्या काम करती है। इससे मुझे बहुत सारे लोग पता है जो स्टॉक खरीद लेते हैं बट उन्हें आइडिया नहीं कि कंपनी क्या काम कर रही है। एंड नंबर 2, आपको क्या ये चीज़ पता है कि आपने उस स्टॉक को क्यों खरीदा है, वाई यू हैव बॉट इट, एंड आप कब तक उसको होल्ड करने का प्लान कर रहे हो, समझना। अगर आप इस चीज़ में क्लूलेस हो ना, ट्रस्ट मी यू आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिंग। सर क्या करें फिर, आई कैन नॉट एडवाइज यू, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट क्वालिफाइड बाय सेबी टू एडवाइज यू कि क्या करना चाहिए, ठीक है, बट आप लोग सब समझदार हो। देखो यार, एक कंपनी क्या होती है, समझते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो 11th क्लास की मेरे को बिजनेस स्टडीज याद आ गई, ठीक है, 11th क्लास का बिजनेस स्टडी बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय पीपल। कुछ लोगों की संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो या तो कोई माल बेचती है या कोई सर्विसेज डिलीवर करती है विद एन एम टू मेक प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। इतनी छोटी सी डेफिनेशन होती है कंपनी की बेसिक लेवल पे। मैं कंपनी लॉ के लेवल पे लीगल डेफिनेशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। एक बिजनेस जो होता है ना, वो फंक्शन कैसे करता है, ये चार्ट के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कोई भी शेयर होल्डर होता है या बॉन्ड होल्डर होता है, कोई भी कंपनी का या तो मालिक है या बैंक, बैंक या रिटेलर, कोई भी बोल दो, लोन, ये लोग है ना बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। भाई धंधा खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो
बिजनेस के पास क्या आ जाता है? बिजनेस के पास आ जाता है रोकड़ा, कैश। ठीक है, इस रोकड़े का बिजनेस क्या क्या करता है? देखो, इस रोकड़े को बिजनेस सबसे पहले इन्वेस्ट करता है कैपिटल में। कैपिटल में इन्वेस्ट करता है मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब चीजें स्टेब्लिश होती हैं। कारण क्या है? जब तक ये स्टेब्लिश नहीं होगी तब तक आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार ये स्टेब्लिश हो जाता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस में। नॉर्मल बात कर रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, साबुन बनाने वाली कंपनी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और एक इन्वेंट्री लेवल खड़ा होना शुरू हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल मतलब साबुन अब बन के तैयार है। अब ये जो साबुन होंगे ना, या तो ये उधार में बिकेंगे, उधार में बिकेंगे मतलब मेरा रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा, मुझे किसी से पैसा लेना बनेगा, या फिर ये कैश में बिक जाएंगे, नगद बिक जाएंगे। अगर ये कैश में बिक जाते हैं तो फिर से मेरे पास कैश बढ़ जाएगा, और अगर ये उधार में बिक जाते हैं तो मेरे पास रिसीवेबल का अमाउंट बढ़ जाएगा, मेरी मार्केट से लेनदारी बढ़ जाएगी, लेना बढ़ जाएगा। और जब वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, जब मैं ये रिसीवेबल का कलेक्शन कर लूंगा, तो अगेन मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। समझना। फिर ये जो कैश डिपॉजिट है, अब मैं क्या करूंगा पता है? अब मैं इसको फिर से प्रोडक्शन में लगाऊंगा, मतलब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है, मैं फिर से मशीनरी का मेंटेनेंस करूंगा, या फिर मैं इसको असेट्स में लगाऊंगा। री इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। अगर आप किसी भी बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे बिजनेस की। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहेगी। दिस इज हाउ अ नॉर्मल, अ जनरल साबुन कंपनी और अ सोप कंपनी मेक्स मनी। ठीक है, इस दौरान जब मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे पास कैश आ गया है, मैंने मुनाफा कमाया है, तो सबसे पहले मेरा दरवाजा खटखटाएगी सरकार कि चलो आओ आके टैक्स दो। एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है, समझ लो, मतलब मैंने जो मुनाफा कमाया उसका मैंने टैक्स पे कर दिया, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, मैंने उसको री इन्वेस्टमेंट वगैरह में लगा दिया। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो मैं, है ना, डिविडेंड पे कर दूंगा मेरे मालिक को। और डेफिनेटली ये जो बाउंड होल्डर है इसको तो पेमेंट करना ही है, जो इंटरेस्ट नगदी है, और जो इसका जब जब ड्यू डेट्स आती है ईएमआई की, ठीक है, तो वो तो मुझे पे करनी है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल वे हाउ अ बिजनेस लुक्स लाइक। ठीक है, बहुत ब्रॉडर लेवल पे एक हेलीकॉप्टर व्यू लिया है अपन ने, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं करा है। थोड़ा सा देखना कि यार एक कंपनी जो होती है, कोई भी बिजनेस है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी। ठीक है, हाउ डज अ कंपनी परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि कोई भी कंपनी की लाइफ साइकिल, इस समय कंपनी किस स्टेज में, इसका बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो यार, सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोगों ने वाई एक्सिस में सेल्स लिखा है क्योंकि सेल्स डिपेंडेंट है, और एक्स एक्सिस में टाइम लिखा है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो शुरुआती समय है ना, ये वाला टाइम, इस टाइम पर आइडियली कंपनीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ ऐसा होगा कंपनी में जो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कंपनी में जो आपको दिख जाएगा, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी अभी स्टार्टअप स्टेज में है, नेसेंट स्टेज में। क्या क्या होगा? एक तो कंपनी की सेल्स कम होंगी, समझना, और कॉस्ट हाई होंगी। या फिर अगर कंपनी की सेल्स ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो कंपनी की कॉस्ट और ज्यादा होगी, नेगेटिव कैश बर्न करेगा कंपनी। या तो इसमें बहुत कम मुनाफा होगा या कुछ मुनाफा नहीं होगा। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? आपके सामने क्रेड और बीरा बियर्स, दोनों बहुत नए बिजनेसेस हैं, अभी नेसेंट स्टेज में हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है थोड़े टाइम के बाद, जब आपको एमवीपी मिल जाता है। एमवीपी बोले तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है, या प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ मिल जाता है, वॉट एवर इट इज, राइट, आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में पर लग जाता है। और फिर एक टाइम आता है जब आप सबसे स्टीप फेस ऑफ ग्रोथ में रहते हो। ठीक है, ये स्टीप फेस ऑफ ग्रोथ में क्या होता है? आपकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है। एंड सेल्स तेजी से बढ़ती है, वर्ड को ध्यान से रखना। सेल्स जब आपकी तेजी से बढ़ती है तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन करता है कंपनी के अंदर, मतलब सेल्स अब बढ़ रही है लेकिन अब कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, अब कॉस्ट और थोड़ा, कॉस्ट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, होल सेलिंग का एडवांटेज मिल जाता है, ज्यादा क्वांटिटी बनाने पे सस्ती पड़ती है क्वांटिटी, वो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, और कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाता है।
एग्जाम्पल जोमैटो, ट्रेंट, जेप्टो और 50 तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपनी एक मेच्योरिटी स्टेज में चली जाती है। मेच्योरिटी स्टेज मतलब सेल्स भी अब कंसिस्टेंट है, बढ़िया सेल चल रही है, मार्ज अपन ने कॉस्ट तो अपन ने कम कर ही दी है, सालों का अनुभव आ गया है अब सेरेलैक बनाने का, हमसे अच्छा बेबी फूड और हमसे सस्ता बेबी फूड प्रोडक्ट कोई कैसे बना सकता है। ठीक है। हमसे अच्छा और हमसे सस्ता फेविकॉल या एडेसिव कोई कैसे बना सकता है, रबर बेस्ड एडेसिव, हम ही बनाएंगे। मेच्योरिटी आ चुकी है, लर्निंग कर्व आ चुका है, समझ में आ गया एफिशिएंटली कैसे चीज़ों को करना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी के मार्जिन्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबिलिटी या थोड़ा सा एक्सपैंड, हल्का सा एक्सपैंड होता हुआ दिखता है, बिकॉज कंपनी का लर्निंग कर्व, एक्सपर्टीज अच्छी हो जाती है बिजनेस की। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर बिजनेस ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता है, तो फिर काल का चक्र घूमता है और बिजनेस को लगती है समय की मार। ठीक है। अब जब समय की मार ने तो कुशा कपिला को भी नहीं छोड़ा, मतलब ना ऐसी चीज है, नहीं ऐसा नहीं, ये वाला समय नहीं है ना। समय की मार लगती है मतलब या तो आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीन्स हो जाती है, बिजनेस में ऑब्सोलीन हो जाती है। ठीक है। आप इनोवेशन नहीं कर पाते हो, कस्टमर्स के प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको सेंस नहीं कर पाते हो। मतलब नेट नेट ये है कि डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहाँ लग जाती है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। इफ यू डू नॉट इवॉल्व योर सेल्फ, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। और वैसे ही कुछ होता है, सेल्स भी कम होने लग जाती हैं, कॉस्ट वहीं की वहीं रहती है और प्रॉफिट गिरने लग जाता है। ये एग्जैक्टली अभी सिचुएशन बन रही है वोडाफोन आइडिया के साथ। लेकिन पता है कंपनी का एक और नेचर होता है, अगर कंपनी मेच्योरिटी फेज में आने के बाद और डिक्लाइनिंग फेज में इंटर करने के पहले ये भांप जाती है कि अरे अब अपना डिक्लाइन आने वाला है आगे। ठीक है। और वो एक नया पिवट ले लेती है। नया पिवट मतलब बिजनेस के मॉडल को चेंज कर देती है, अपने बिजनेस करने के तरीके को चेंज कर देती है, चेंज लेके आ जाती है, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ हो जाती है। ठीक है। तो फिर इसका लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाता है। क्या रिलायंस ने ये चीज करी है? बिल्कुल करी है। 2008-9 रिलायंस वॉज एन ऑयल कंपनी। 2015-16 रिलायंस वॉज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। 2019 2020 21 22 23 अभी जो ये टाइम चल रहा है अपना, ठीक है, इट वॉज अ रिटेल बिजनेस। नाउ दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग रियल एस्टेट मैसिवली। समझ रहे हो आप? सो दे कीप ऑन इवॉल्विंग देम सेल्फ। हीरो होंडा आप देखोगे ऑलमोस्ट डेड हो गया था बिजनेस, मेच्योरिटी स्टेज पे टिक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देव लॉन्च्ड वीटा। ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज, दोज हु आर डूइंग देयर देयर एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो भी कंपनीज ईवी ला रही है वो सब अपनी लाइफ साइकिल एक्सटेंशन करने में लगी। और जो कंपनी एडमेंट हो गई कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह तो कुछ नहीं है, तो सब बकवास है, ठीक है, दे आर गोना डिक्लाइन। ये सत्य है। ठीक है। ये सनातन सत्य है, होगा ही होगा, नो मैटर वॉट। नाउ अपने को ये समझना है कि यार कंपनी, अपने चार्ट याद है, कंपनी सबसे पहले पैसा रेस करती है, तो अपने समझेंगे कंपनी पैसा कैसे रेस करती है। ठीक है। थोड़ा सा जरा ध्यान समझना, यहाँ पर कोई अपन आईपीओ को डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी पहली बार अगर मार्केट में पैसा रेस करने जाती है, पहली बार फर्स्ट टाइम, लोगों को बोलती है कि तुम हमारे शेयर ले लो और हमको पैसा दे दो, तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इज द क्रिटिकल वर्ड, क्योंकि यहां पर इनिशियल लगा हुआ है, पहली बार। ठीक है। और ये करने के बाद कंपनी को बोला जाता है कि अब आप पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो, नॉट अ पब्लिक कंपनी तो बन सकती है, कोई भी कंपनी अपनी पब्लिक कर सकता है, समझना। बट हर पब्लिक कंपनी ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडेड कंपनी नहीं होती, ट्रेडेबल नहीं होती मार्केट में, उसके लिए मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। उस लिस्टिंग प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। इस आईपीओ की एक्टिविटी के बाद आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसे रिलायंस रिटेल लिमिटेड, नाउ इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, बट इट इज नॉट लिस्टेड। सिंस इट इज नॉट लिस्टेड, तो यू कैन नॉट बाय एंड सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस रिटेल इन द एक्सचेंज। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये आईपीओ लाने की प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे भी आपने देखा होगा, एक स्विगी आईपीओ लेके आया, न्यूज बनी है कि स्विगी गेट्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का क्या मतलब है पता है? कि अगर से फॉर एग्जांपल स्विगी 5,000 करोड़ रुपए उठाने आया मार्केट से, ठीक है, तो लोगों ने भी 5,000 करोड़ रुपए के बराबर की बिडिंग कर दी है कि चलो हम देख खरीदते हैं शेयर। मतलब जितना पैसा चाहिए अब उतना तो मिल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सॉर्टेड है। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब है पता है? इधर आओ। हाँ,
हमारे शेयर खरीदोगे? तो बोले हाँ खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कितने में खरीदोगे? बोले मार्केट में अभी रेट क्या चल रहा है? तो बोले 1100 रुपये। तो बोले यार देखो 1100 में ही बेचोगे तो मार्केट से आके खरीद लूंगा, तुमसे क्यों खरीदूंगा? तो बोले एक काम करो, आप 1080 में बेचोगे 20 रुपये कम में? तो बोले हाँ चलो दे देता है। समझ रहे हो आप? ऐसा क्यों होता है? पेटीएम ने पेटीएम ने वॉरेन बफेट सर को शेयर्स इशू करे थे। क्या वॉरेन बफेट सर ने आईपीओ में अप्लाई करा था पेटीएम के? इट वॉज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ रहे हो आप? कारण क्या होता है, क्यों करा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट? क्विक है प्रोसेस, तुरंत। सर तो क्या आईपीओ करने में टाइम लग जाता है, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, कितना भी लग जाता है, डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। सर ऐसा क्यों होता है कि आईपीओ में ज्यादा टाइम लगता है और प्राइवेट प्लेसमेंट में कम टाइम लगता है? प्राइवेट प्लेसमेंट वाला मोटा हाथी है ना, सरकार को पता है इसको तू ठग नहीं सकता। ये तो 15-15 हजार रुपए वाले बच्चे हैं, इनको तो आप चूना लगा ही दोगे। ठीक है, तो सरकार यहां पर इतनी रेगुलेटेड नहीं होती है। ठीक है, चल रहा है, चलने दो। जैसे अभी आप देखोगे रिसेंटली टाटा केमिकल्स ने 1700 करोड़ रुपए उठाए। हालांकि ये डिबेंचर्स हैं, बट 1700 करोड़ रुपए उठाए थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से उठाए या कुछ इन्वेस्टर्स या कि सिंगल इन्वेस्टर्स से उठाए। ठीक है, फिर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे जब मैं पहली बार बाजार में जा रहा हूं पैसा उठाने के लिए कंपनी से, ठीक है, लोगों से, तो मैं कंपनी उनको शेयर दूंगा और मुझे पैसा देंगे और मेरी कंपनी में मालिक बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद वो मेरी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, अब कुछ सालों के बाद मुझे फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं बहुत कॉन्शियस कॉल लेता हूं। कॉन्शियस कॉल ये लेता हूं कि मेरे को डेट में नहीं जाना, मेरे को तो मेरे शेयर बेच के पैसा उठाना है और मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं करना है। मुझे वही वाला काम करना है जो मैंने आईपीओ में करा था। फिर से पब्लिक के पास जाऊंगा, 15-15 हजार रुपए इकट्ठे करके 1200 करोड़ रुपए कर दूंगा, 1500 करोड़ रुपए कर दूंगा। अब उसको आप आईपीओ नहीं बोलोगे, बिकॉज दैट इज अ सेकेंड टाइम यू आर गोइंग टू द पब्लिक। तो हाउ इट इज इनिशियल? इनिशियल तो फर्स्ट टाइम होता है। तो आईपीओ, समझना इधर, इसको सिंपल ऐसे समझ लो, फर्स्ट टाइम तो उसको मैं बोलूंगा आईपीओ। ठीक है, लेटर कभी भी चले जाओ तो इनको बोलेंगे एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन। फॉलो ऑन, फॉलो ऑन का क्या मतलब होता है? जो इनिशियल है ना उसको फॉलो ऑन करते हुए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको बोला जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही कंपनी के स्टॉक्स बिकते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे अभी देखोगे वोडाफोन आइडिया बोल रही है कि हम 18,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे थ्रू इंडियाज लार्जेस्ट एवर एफपीओ। अब ये कंपनी 18,000 करोड़ रुपए रेस करके क्या करने के उद्देश्य से, क्यों करना चाहती है? दे वांट टू रिड्यूस देयर डेट, उनको अपना डेट कम करना है। ठीक है, यहाँ कोई कंपनी के पास बड़ा प्लान है तो कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आती है। सर आपने अभी बोला कि यार कंपनी का शेयर तो बाजार में लिस्टेड है ऑलरेडी, मतलब बाजार में बाई और सेल हो रही है, तो मैं कंपनी से जाके क्यों शेयर खरीदूंगा? वही बात है ना, अगर कंपनी का शेयर बाजार में 1100 में मिल रहा है, ठीक है, एक्सचेंज से, और कंपनी आपको बोल रही है कि आप 1050 में मेरे से ले लो, तो 50 का तो आपको खड़े पे फायदा हो गया। कंपनी से 1050 में लो, तुरंत मार्केट में जाके बेच दो। समझ रहे हो आप? तो कंपनी ल्योर करती है, डेफिनेटली डिस्काउंट भाई नॉर्मल है, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। कई कंपनीज क्या करती है, भी अब भी रिसेंट की न्यूज है 2 हफ्ते पुरानी, कि जोमेटो ने 8,500 करोड़ मतलब $1 बिलियन का क्यूआईपी करा। ठीक है, 252.60 रुपीज पर शेयर में 8,500 करोड़ रुपया उठाया है मार्केट से। ठीक है, नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो क्यूआईपी होता है ना, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लेसमेंट। मतलब सेबी जो है, अपना जो माई बाप है, उसने कुछ लोगों को बोल दिया है कि अरे क्यूआईपी की हम डेफिनेशन बनाते हैं कि कुछ लोग होंगे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे और आप उन सब में से एक हो ना, आप उन सब लोगों। तो क्या होता है इनमें, कौन कौन लोग होते हैं? बिग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, फॉरेन फंड्स हो गए, एफआईआई टाइप के जो लोग हो गए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी से शेयर खरीद लेते हैं। तो सर कंपनी, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। प्राइवेट प्लेसमेंट इंडिविजुअल लेवल पे जाता है, इन्वेस्टर फोकस होता है, समझ रहे हो आप? ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाता है। दूसरा, सर फिर कंपनी ये क्यों नहीं करती और आईपीओ क्यों कर लेती? कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में इतनी ज्यादा गोची होती है कि ये लोग हाथ नहीं डालते कंपनी के अंदर।
ये तो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सब पूरा उल्टा बजा के देख लेंगे कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी आईपीओ पे चली जाती है, एफपीओ पे चली जाती है। कई बार कंपनी को तेजी से पैसा रेस करना है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन से रेस करना है। कारण क्या है पता है? न्यूज ज्यादा बड़ी क्या बनेगी बताओ आप? न्यूज ज्यादा बड़ी बनेगी कि पार्थ वर्मा ने 10 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का जोमेटो खरीद लिया, या न्यूज ज्यादा बड़ी बनेगी कि ब्लैक रॉक ने जोमेटो में कुछ इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली ब्लैक रॉक। तो क्यूआईपी जो है ना, वो इनको मार्केट के अंदर अपनी एक इमेज सेट करने में भी मदद करता है। ठीक है, फिर क्या है, ये तीनों चारों वेस्ट तो हो गए कि कंपनी को अपना माल बेच के, मतलब अपना स्टॉक बेच के पैसा उठाना है, अपनी हिस्सेदारी बेचनी है लोगों को, ताकि मेरे को ब्याज का टेंशन ना रहे। लेकिन हर कंपनी ये रूट फॉलो नहीं करती है। क्या होता है ना, अगर आप एक बार स्टॉक बेच देते हो तो आपने तो हिस्सेदारी बेच दी भाई अपनी, वो आके खड़ा हो जाएगा कभी भी, पूरे मुनाफे पे हिस्सा है उसका। ठीक है, और आपकी सिचुएशन तो आज खराब है, कल सुधर जाएगी फाइनेंशियल सिचुएशन। तो कई लोग होते हैं जो डिबेंचर के रूट पे जाते हैं। डिबेंचर मतलब लोन बोल दो इसको, डिबेंचर बोल दो कि कंपनी, जैसे अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो लोन है, लेकिन अगर आप वही आप छोटे छोटे निवेशकों के पास जा रहे हो कि आप मिनिमम 1-1 लाख रुपए 20-20 हजार रुपए डिपॉजिट करो हमारे पास, और हम आप उस पर आपको ब्याज देंगे। ठीक है, तो ये इसको डिबेंचर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी फंड रेस करती है और एक फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है डिबेंचर्स को। अभी आवास फाइनेंसर्स ने ये जो एनबीएफसी के आवास करके, आवास, ठीक है, इन्होंने अप्रूव करें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू ऑफ 630 करोड़ रुपए, कि हम 630 करोड़ रुपए का डिबेंचर, और भी 50 तरीके हैं पैसा उठाने के। ठीक है, तो आप समझो यार कि जैसे हमने ये देखा कि बिजनेस ब्रॉडर लेवल पे क्या होता है। ठीक है, ये चीज मैंने समझी। ठीक है, मैंने ये देखा कि फंडिंग कैसे आएगी बिजनेस पर। भाई बिजनेस खड़ा करना है तो फंडिंग की तो रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है पता है, अब है ना बिजनेस मॉडल एनालिसिस में आपको सबसे पहला बाइफर्गेशन जो करना है ना, वो ये करना है कि आपका बिजनेस बी टू बी बिजनेस है, बी टू सी बिजनेस है, या बी टू जी बिजनेस है। बी टू बी बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आप रिटेलर्स को सर्व नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप किसी दूसरे बिजनेस को सर्व कर रहे हो। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्टली रिटेल को सर्व कर रहे हो। बोट, बोट, ईयरफोन वाला बोट, बी टू सी। ठीक है, और बी टू जी मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो। तो हम है ना ये तीनों को अच्छे से समझेंगे। इन तीनों बिजनेस मॉडल की अपन एक बढ़िया केस स्टडी ईच ऑफ देम में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या नुआंसेस रहते हैं। अगर एक बी टू बी कंपनी है तो उसको कैसे समझना है, एक बी टू सी कंपनी है तो उसको कैसे समझना है, एक बी टू जी कंपनी है तो उसको कैसे समझना है। ठीक है, ये सब अपन समझते हैं। चलो, हाँ जी, तो सबसे पहले समझिए कि बी टू बी क्या होता है। देखो, बी टू बी का मतलब सिंपल है, बिजनेस टू बिजनेस। एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको सबसे पहले। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स है। इस कंपनी का काम क्या है कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इस पेंट को बनाने के लिए इनको मल्टीपल चीज़ें लगती होंगी। से फॉर एग्जाम्पल एक तो इनको क्रूड ऑयल लगता है, ठीक है, फिर कुछ इनको केमिकल्स लगते हैं, है ना, और फिर कुछ इनको डाइज लगते हैं, कलर्स, डाइज और कलर्स। ये इन कंपनी से सोर्स करती हैं। तो ये जो कंपनी है ना, जो इनको केमिकल बना के दे रही है, ठीक है, या फिर ये जो कंपनी है जो डाइज बना के दे रही है, जो कंपनी है जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स दे रही है, ये सारी कंपनीज जो एशियन पेंट के साथ कर रही है वो बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस है। और एशियन पेंट जो बेच रहा है आगे, ठीक है, दैट इज बी टू सी। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो बी टू बी के अंदर जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे केमिकल में तो एस आर एफ, आरती इंडस्ट्रीज। अभी यूजुअली क्या होता है केमिकल इंडस्ट्री, आपने कब लास्ट टाइम सोडियम नाइट्रेट खरीदा बताओ मेरे को? हाइड्रोक्लोरिन एसिड कब खरीदा आपने ऑनलाइन जाके? इट्स वेरी रेयर, राइट? व्हाई डू वी नीड इट? समझ रहे हो? तो मोस्टली क्या होता है केमिकल में वहां पर कंज्यूम हो जाता है। ऑटो एंसिलरीज में प्रिकॉल है, मदरसन सुमीज है, मतलब ये क्या करती हैं, हेडलाइट बनाने का काम है, इंडिकेटर्स बनाने का काम है, सिर्फ टायर बना के दे रहे हैं, एक्सेल बना के दे रहे हैं, इस तरह की चीजें। इंडस्ट्रियल मशीनरी, एबीबी, क्यूमेंस। अब जैसे क्यूमेंस आपको पता है जेनसेट्स बनाती है, पावर जेनसेट्स बनाती है। एबीबी है, अब एबीबी डेटा सेंटर कूलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, पावर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आईटी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये दूसरी कंपनीज को सर्विस देते हैं। ठीक है, शाइनडायर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है। मैन्युफैक्चरिंग में ईपीएल करके एक कंपनी है, प्लास्टिक की कंपनी है, ठीक है, ट्यूब्स बनाती है, जो बेसिक आपके प्लास्टिक की जो ट्यूब्स होती है ना, टूथपेस्ट वगैरह की, वो चीजें बनाती है। ठीक है, तो जब हम बी टू बी कंपनी को एनालाइज करते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है, वो होती है कस्टमर कंसंट्रेशन। मतलब अगर ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं
कि मैं एज अ B2B बिजनेस, मतलब 1000 करोड़ का अगर मैं केमिकल बेच रहा हूं तो उसमें से 700 करोड़ का केमिकल मैं सिर्फ एक कंपनी को बेच रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इट कम्स विद अ वेरी हाई कंसंट्रेशन रिस्क। अगर मेरे रिलेशनशिप उस कस्टमर से खराब हो गए फ्यूचर में, तो मेरा 70% कैपिटल, 70% रेवेन्यू रातों रात वाइप आउट हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको अच्छा समझना इसको, ये आप चाहोगे तो मैं पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा ये वाली। ठीक है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक नोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसका टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें अगर आपको और थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क के बारे में पढ़ना है, तो देर इज दिस एलईडी कंपनी, मैं 1 मिनट के लिए नाम भूल रहा हूँ उसका, इकीगो या ऐसा कुछ था, इकीगो एलईडीज। इसका आईपीओ भी आया था लास्ट ईयर। आप इसके ना आईपीओ के डीआरएचपी ओपन करना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना बस, इकीगो एलईडी। लेट मी जस्ट, जस्ट मिनट, मेरे को इसका सही नाम इकियो लाइटिंग्स है, सॉरी। तो आपको क्या करना है पता है, एक एग्जाम्पल है, मैं आपको चाह रहा हूं कि आप करो, मैं तो 2 मिनट में दिखा दूंगा। ठीक है, आपको ये ओपन करके, बट आई वांट कि आप करो। गूगल पे जाओ नॉर्मल, और गूगल पे जाके लिखो आईकियो लाइटिंग, आईपीओ डीआरएचपी पीडीएफ। ठीक है, डीआरएचपी पीडीएफ, समझना। इसके बाद एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आएगा, उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप सर्च करना कंसंट्रेशन रिस्क। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कंपनी है, कंसंट्रेशन रिस्क है ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कंपनी है इसका मेजॉरिटी ऑफ द माल जो बिक रहा है वो एक ही पर्टिकुलर बिजनेस को बिक रहा है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इस कंपनी का मेन कस्टमर कौन है। आप देखना एक बार। ठीक है, मतलब विल बी सरप्राइज, यू नो दैट बिजनेस। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू डू दिस असाइनमेंट। अच्छा, और क्या देखते हैं, और देखते हैं रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो बिजनेस B2B में रहते हैं उन्हें भी तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं एज अ केमिकल कंपनी अगर हूं, तो मेरे लिए क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी मेजर केमिकल्स हैं वो सब क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव, सब कुछ धरती में से निकल रहा है मेरे भाई। एवरीथिंग, जितने भी केमिकल्स बने वो सब नेचुरली सिंथेसाइज हुए हैं, नेचर से ही सिंथेसाइज करके अपन ने उसको निकाल के लैब में बनाया है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे जो केमिकल्स हैं, या जो मेरी, मैं B2B बिजनेस में केमिकल कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मेरी रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी कितनी है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखना एक B2B बिजनेस में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो इस केस के अंदर मेरे रॉ मटेरियल के प्राइस का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका रीजन क्या होता है पता है, B2B बिजनेसेस जो यूजुअली रहते हैं ना, वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में मतलब, जैसे मान लो कि पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी को इंडिया में अपनी सेलिंग कराने के लिए कोई बॉटलर की रिक्वायरमेंट हो, तो उन्होंने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को हायर कर लिया। अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को हायर करा तो ऐसे थोड़ा ना कि हर बार वो रेट डिसाइड करेंगे बैठ के। एक बार रेट फ्रीज हो गया, इतने टाइम तक वैलिड है। अब इस दौरान अगर शक्कर के प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी आ गई, या कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर जो डलता है केमिकल, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ गई, जेंथनाइन करके एक केमिकल होता है वो डलता है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई, तो जो लॉस है वो तो वरुण बेवरेजेस को होगा, क्योंकि प्राइस तो फ्रीज है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो जो मेरा रॉ मटेरियल है उसकी डिपेंडेंसी, उसकी फ्लक्चुएशंस कितना ज्यादा है। क्या वो वीट, चावल के जैसा, या इस तरह की कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस सदियों से फ्लैट चल रहा है, या वो कोई बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है जैसे स्टील या रबर या क्रूड ऑयल, जिनका प्राइस बहुत ज्यादा कम ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सर ये मेरे को कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज़ें मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा रॉ मटेरियल है। ठीक है, कोई मेरी कंपनी, जैसे मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है, पीडीलाइट का, अगेन ये भी लिख लो आप, ये भी लिख लो आप ताकि आपको समझ में आए। आपको है ना ये सर्च करना है कि पीडीलाइट कंपनी के मेन रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। आप है ना सारे असाइनमेंट जो मैंने दिए ना इस पर्टिकुलर सेशन में, उनको कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट में पोस्ट करना। ठीक है, आप सही में कमेंट में पोस्ट करना। अगर मेरे को अच्छा लगेगा ना, आई विल गेट इन टच विथ यू इन पर्सन। ठीक है, मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपसे। अब अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर मैं ये कैसे ढूंढूं, कि यार पीडीलाइट तो फेविकॉल बनाती है, फेविकॉल मतलब वही वाइट कलर का पेस्ट,
तो फेविकॉल बनाती है और फेविकॉल में रॉ मटेरियल। आप ये बोल रहे हो कि दुनिया जहान का अपने पास आज के टाइम सर्च इंजन, इंटरनेट, ये वो एआई फेआई है, और आप इतनी सी चीज़ ढूंढ नहीं सकते हो? अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो मत बनो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इट इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू। ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, कोई कंपनी है जिसकी 1000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है कि वो 1000 मेट्रिक टन की सीमेंट बना देगी। ठीक है। अब इस समय वो कंपनी सिर्फ 1000 मेट्रिक टन की, मान लो इस समय वो कंपनी सिर्फ 250 मेट्रिक टन बना रही है, मतलब अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही यूज कर रही है। समझना, अगर ये कैपेसिटी अभी अभी बढ़ी है, मतलब कि सर पहले कंपनी की टोटल कैपेसिटी 300 मेट्रिक टन की थी, उसमें से 250 मेट्रिक टन पे वो चल रही थी, अभी नया प्लांट आया है और अभी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ के 1000 मेट्रिक टन हुई है, तो ठीक है। कारण क्या है, अभी अभी कैपेसिटी बढ़ी है, कंपनी को थोड़ा टाइम तो दो, क्या वो प्रोडक्शन इंक्रीज करे, फिर डिमांड आए मार्केट में और माल बिकने लग जाए। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये कंपनी के ऊपर एक एडिशनल बर्डन, एडिशनल कॉस्ट जैसा लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर कंपनी एक डिसेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है, मतलब 50, 60, 70% लेवल पे ऑपरेट कर रही है, 60% लेवल पे ऑपरेट कर रही है, 70% लेवल पे 600 मेट्रिक टन बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अभी ग्रोथ का चांस है। ये 600 से 1000 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जाने के लिए मेरी कंपनी को नए निवेश की ज़रूरत नहीं है, नए फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पर मेरे मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे। कारण क्या है, कॉस्ट एक्स्ट्रा लग नहीं रही है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो कब लगेगी, जब मैं 1000 मेट्रिक टन से ऊपर जाऊंगा तो। ठीक है। तो मैं बिना कोई सिग्निफिकेंट कैपिटल एडिशन करे मेरी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता हूं। अगर कंपनी के यूटिलाइजेशन रेट्स बहुत ज्यादा हैं, 80%, 90%, 95% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, 1000 मेट्रिक टन की सीमेंट बननी चाहिए, 900, 950 बना सकती है, मतलब 1000 की मेट्रिक टन की सीमेंट की कैपेसिटी है और मैं 900, 950 मेट्रिक टन बना रहा हूं। समझना, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि मेरे ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट है, मेरे प्रोडक्ट की बहुत जबरदस्त डिमांड है मार्केट में, सब बल्ले बल्ले चल रहा है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अब मैं यहां से, मैं अगर 95% कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं, 1000 कैपेसिटी पे 950 की मेट्रिक टन बन रहा है ऑलरेडी, तो अब यहां से दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो मैं 950 को मेंटेन करके रखूंगा कि कभी 950, कभी 970, कभी 980, कभी 1000, कभी फिर 940। ठीक है। या फिर ये कैपेसिटी वापस नीचे गिर जाएगी। कारण क्या है, हो सकता है कि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो जाए। ये जो मेरा एकदम से कैपेसिटी इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम एडिशनल फैक्टर। जैसे अभी देखो, आप रिसेंट की बात है, अभी क्या हुआ, चाइना ने कार्बन कार्बन फाइबर और कार्बन और ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। समझना, तो सडनली पिछले पांच पांच दिनों के अंदर एचईजी का स्टॉक 30% उछल गया। 30% उछल गया, समझ रहे हो आप? ये ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? कि अब पता है कि अब डिमांड जो आएगी, क्योंकि चाइना बाहर भेज नहीं रहा है, चाइना के बाद इंडिया वो चीज की सबसे बम्पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो इंडिया के पास डिमांड आ जाएगी, पूरी पूरी दुनिया भी इंडिया से लेगी, तो डिमांड सडनली बढ़ जाएगी, कैपेसिटी सडनली बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए बढ़ी रहेगी? नहीं। अगर चाइना ने कल को बोल दिया कि अब हम और सस्ते में बेचेंगे, बैन तो छोड़ो, अब तो मैं और सस्ते में बेचता हूं आपको, तो ये डिमांड मेरी फिर से कोलैप्स हो जाएगी। तो जब मैं 90-95% की कैपेसिटी पे हूं, तो वहां से नीचे गिरना बहुत आसान है। समझ रहे हो? उसको बना के रखना बहुत मुश्किल है कि मैं 95 से 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बना के रखूं। और अगर आप मान लो नीचे नहीं गिरे, किसी भी कारण से आपने वो कैपेसिटी बना के रखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर है ना, एक और चैलेंज आ जाएगा, वो आ जाएगा चैलेंज ऑफ सैचुरेशन। कि यार अब आपके पास कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। पिछले साल भी आपका नंबर 5,000 करोड़ था, इस बार 5,100 करोड़ है, अगले साल 5,170 करोड़ है। नाउ दिस इज नॉट अ ग्रोथ। अब जो ग्रोथ आएगी ना, वो सिर्फ प्राइस बढ़ाने के कारण आ सकती है, सेल्स में, टॉप लाइन कि कितना माल बेचा, कितने रुपए की सेल हुई है। क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता आपका, आप कैपेसिटी तो 950 पे फिक्स कर दिया आपने, 950 से 1000 मेट्रिक टन, दैट्स इट। तो जब तक सीमेंट की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, आपका गल्ला नहीं बढ़ेगा। अगर अब गल्ला बढ़ाना है तो आप कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब 1000 मेट्रिक टन को बढ़ा के 1500, 2000 मेट्रिक टन करना पड़ेगा। कोई चीज समझ में आ रही है? मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट इट इज अ कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अपन कम टाइम में इसको डिस्कस कर रहे हैं।
आइडियली ये कॉन्सेप्ट देखोगे तो अपन रिसर्च कोहर्ट्स के अंदर इसको 2-3 घंटे के अंदर पूरा खोल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट अगेन दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। डूअर बनना पड़ेगा भाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि यार मेरे को हैंड होल्डिंग कराओ, बिल्कुल चांदी की चम्मच से बिल्कुल च्यवनप्राश एकदम मुंह में घुसा के बिल्कुल ऐसे निकाल के चम्मच साफ करके सुखा के मेरी जेब में डालो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ब्रो, ठीक है। कारण क्या ना, मैं एक बार कर दूंगा, अगली कंपनी का क्या, उसके बाद वाली कंपनी की रिसर्च का क्या, उसके सर एक बार तो करके बता दो तो वो मैं बताता हूँ कोहर्ट में, डोंट वरी अबाउट इट, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी यहाँ पर चीज़ें समझो, जैसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कारण क्या होता है ना, कभी भी कोई बी टू बी बिजनेस है, समझना, तो आइडियली आप देखोगे तो बी टू बी बिजनेस के अंदर बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई होती है। बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई होती है मतलब, जैसे पेप्सी कंपनी है, पेप्सी को इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, या डोमिनोज इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। पेप्सी और डोमिनोज ने इंडिया में वरुण बेवरेजेस और जुबिलेंट फूड वर्क से टाई अप कर रखा है, ठीक है, कि भाई आप हमें सर्विस दोगे, मतलब आप हमारे बिहाफ पे बना के बेचोगे, बेचेंगे हम, रियलाइजेशन हमारा रहेगा, जो भी है इस तरह की सर्विस है। अब ये जो दो कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ ना, ये बहुत कस्टमाइज्ड लेवल पे टाई अप हुआ है। या इसको और आसानी से समझते हैं, मामा अर्थ है, मामा अर्थ ने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को पकड़ा हिमाचल प्रदेश में, एंड हिमाचल प्रदेश में वो उनको अपने एक फार्मूला दे दिया और उस फार्मूले के हिसाब से अब बन रहा है। नाउ द मामा अर्थ इज वेरी कंफर्टेबल विद दैट बिजनेस, विद दैट कंपनी, जो दूसरी बी टू बी कंपनी है। कारण क्या है, हाईली कस्टमाइज्ड है, पूरा एक्सपर्टीज है उनको, उनको सब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पता है, हमारा टेस्ट पता है। अब मैं अगर नया सप्लायर ढूंढता हूँ, नया मैन्युफैक्चरर ढूंढता हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इन जनरल बी टू बी स्पेस में कॉम्पिटिशन तो रहता है, बट कस्टमर स्टिकीनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है। आप ये चीज़ समझना थोड़ी सी, ठीक है। कस्टमर स्टिकीनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप एक कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हो। इसके बाद जैसे मैंने बोला, कस्टमर स्टिकीनेस हमेशा थोड़ी आपको भी स्टडी करना है। सर आप कैसे स्टडी करेंगे कस्टमर स्टिकीनेस क्या है कैसी नहीं है, ये आप कॉन कॉल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हो। कॉन कॉल्स के अंदर कहीं ना कोई जिक्र होता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के थ्रू देख सकते हो कि यार जिस स्पीड से सेल्स बढ़ रही है, अगर उस स्पीड से मेरे मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कम मार्केटिंग में लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसका एक इन्फरेंस ये निकलता है दैट देर आर रिपीटेड कस्टमर्स। दूसरा ये है, अगर मान लो बी टू बी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, तब तो आपके पास पूरी की पूरी ऑर्डर बुक रहती है कि एक कंपनी बार बार ऑर्डर दे रही है, ठीक है। तो जैसे समझो एक, कि अपन एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा डिस्कस करते हैं, ईपीएल, ईपीएल लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया था। अब ये क्या करते हैं पता है, लैमिनेटेड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कहाँ पर काम आती है, लेमिन ट्यूब, टूथपेस्ट की जो ट्यूब रहती है, कॉस्मेटिक्स मॉइस्चराइजर्स की जो ट्यूब रहती है, आपकी फार्मास्यूटिकल एंटीसेप्टिक की जो ट्यूब रहती है, आजकल सॉस वगैरह के लिए भी सब ट्यूब्स यूज होती हैं। तो वो जो ट्यूब होती है ना, वो ट्यूब बनाने का काम इनका है। तो अब इस कंपनी की वैल्यू चेन स्टडी करो। सर वैल्यू चेन स्टडी का क्या मतलब होता है? वैल्यू चेन स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, और फाइनली कैसे बेच रहे हो। कंपनी का ढांचा, कि जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो कैसी चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर वन, कि कंपनी पहले रॉ मटेरियल सोर्स करती है, मैन्युफैक्चर करती है। कस्टमाइजेशन एंड को क्रिएशन, मतलब ये है कि मैं कोलगेट कंपनी के साथ मिलके कस्टमाइज करूंगा ट्यूब को। आपको जैसा ट्यूब चाहिए मेरे को बताओ, मैं करके देता हूं। अपन इवन साथ में मिलके डिजाइन करते हैं, विल हेल्प यू इन डिजाइनिंग ऑल्सो, राइट, कि आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ईपीएल का काम है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करती है, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कस्टमर्स के बीच में और ईपीएल के बीच में, जिसमें प्राइसिंग डिसाइड हो जाती है। और फिर ईपीएल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बनाना है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब देखो ईपीएल जो है वो रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज करता है। अब देखना, ये जो रिसर्च है ना, इट्स अ वेरी बेसिक रिसर्च। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको आज, मैं वही बोल रहा हूँ, आज का गूगल का युग है, एआई का युग है, आप बोल रहे हो मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इट इज हंसने वाली बात है वो, मतलब हास्य योग्य चीज है, ठीक है। तो नंबर वन इज कि ईपीएल की रॉ मटेरियल सोर्सिंग के अंदर क्या तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो एक, कुछ पॉलीमर्स लगते हैं ईपीएल को, जैसे एल, ठीक है, पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक का जो दाने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। दूसरा, एल्यूमिनियम फॉइल लगती होगी, क्योंकि अंदर एल्यूमिनियम लगता है कई जगहों पर। तीसरा, इंक लगती है, डाई लगती है। तो ये तीनों चीजें सप्लायर से ली जाती है। इन तीनों चीजों को कहां पर यूज किया जाता है? लैमिनेट ट्यूब्स बनाने में, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट हैं टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल के। अब इसमें सबसे बड़ी रिस्क क्या है? सबसे बड़ी रिस्क ये है कि पॉलीमर और एल्यूमिनियम का प्राइस जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर उसके प्राइस में कुछ खींचतान होती है तो मेरे लिए कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। इनफैक्ट मान लो, अगर मान लो
एल्यूमिनियम का प्राइस उसने 30% की तेजी दिखा दी 2 महीने में, तो एल्यूमिनियम की कॉस्टिंग तो 30% से इंक्रीज हो गई मेरी, और मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस फिक्स है। तो ऐसे कंडीशंस में यूजुअली क्या होता है ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक टर्म ऐड करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में जिसको बोला जाता है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब एक ऐसी शर्त डाली जाती है बी टू बी कंपनी के द्वारा अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि देखो भैया, हमने जो प्राइस डिसाइड करा है ये प्राइस तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आज की डेट से एल्यूमिनियम के प्राइस 20% तक ना बढ़ जाएं। अगर 20% से ज्यादा एल्यूमिनियम बढ़ गया तो हमको ये प्राइस फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ठीक है, ताकि बहुत बड़ा इनको इम्पैक्ट ना लगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखोगे जैसे ईपीएल है, ईपीएल के पास है ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में है, चाइना में है, यूएस में, यूरोप में, अलग अलग जगहों पर ईपीएल। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर ईपीएल, आप अभी इस लायक ही नहीं हो कि मैं आपको रिकमेंडेशन दूं और आप उस पर इन्वेस्ट कर सको, पहले सीख तो लो। तो ईपीएल क्या करता है पता है, ईपीएल का मोट क्या है, रादर ऐसा ईपीएल क्या कर रहा है जो दूसरे नहीं कर रहे। ईपीएल अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करता है कस्टमाइज करने में उनकी पैकेजिंग को, बहुत इनोवेटिव तरीके से सोल्यूशन देता है ब्रांडिंग का, ट्यूब के साइजेस का, डिस्टिंक्टिवनेस का, कि आपकी ट्यूब अलग दिखेगी दूसरों से। देख रहे हो आप, किसी की ट्यूब ऐसे ज्यादा मोटी होती है, किसी का टेक्सचर अलग है, किसी की ट्रांसल्यूसेंट है, किसी की ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, किसी की प्लास्टिक की ट्यूब है, किसी की मेटल की ट्यूब है, किसी का ढक्कन आड़ा टेढ़ा है, किसी का ये है, किसी का खोलने वाला ढक्कन है, किसी का टैप वाला ढक्कन है, किसी के ढक्कन में बीच में जबरदस्ती ऑरेंज कलर की एक रिब डाल दी है। लेकिन इसको करने से पता है क्या होता है, क्लाइंट के प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी मिल जाती है, अलग से समझ दिखता है प्रोडक्ट क्लाइंट का। जैसे पेपर बोट है ना, पेपर बोट आपने देखा है, वो जो ड्रिंक आते हैं पेपर बोट अलग ही रखे हुए दिख जाते हैं आपको। रियल जूस, रियल जूस और आप उसके बीच में कंफ्यूज हो गए, पेपर बोट डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग है, राइट। तो ये ना, इसको करने से क्लाइंट के साथ प्लस प्लस क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट की एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो रही है। दूसरा, ईपीएल के साथ क्या बेनिफिट है कि क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि अब क्लाइंट को मेरे साथ कस्टमाइजेशन समझ में आ गया है। अब मुझे पता है कि हिमालयन की जो ट्यूब है उसका प्लास्टिक की क्वालिटी क्या होगी, और कोलगेट की ट्यूब की प्लास्टिक की क्वालिटी क्या होगी, और बर्नॉल के ट्यूब की प्लास्टिक की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। आपको इसको इतना ही डीप में, सर ये सब मेरे को समझ में कैसे आएगा अगर मैं किसी कंपनी पे करता हूं तो, पढ़ के भाई। मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी फिर बताता हूं दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। समझ लो, अभी शुरुआत कर रहे हो आप, डोंट वरी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज करके आपको इक्विटी रिसर्च एक्सपर्ट बन जाओगे, या आपको इक्विटी रिसर्च परफॉर्म कर लोगे, आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना लोगे, यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। ठीक है, हमारा कोहर्ट 200-250 घंटे पे जा रहा है भाई, समझ रहे हो आप। मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, बट द आइडिया इज कि मेरे को अभी आपको एक बेसिक लेवल पे नॉलेज देना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट और प्राइसिंग इसकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप देखोगे तो पेप्सिको ने जब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट 2034-35 तक साइन है। तो अब टेंशन नहीं है ना, रेवेन्यू फिक्स है ना, पता है कि रेवेन्यू आने ही आना है। तो अपने को ये देखना है कि हमारी कंपनी कस्टमर्स के साथ कितने लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, समझना। जैसे ईपीएल है तो ईपीएल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, ताकि कंसिस्टेंट बिजनेस आता रहे। इसमें एक ही रिस्क है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस, तो उसके लिए अपन ने बताया ना कि इसके लिए एस्केलेशन एस्केलेशन क्लॉज डाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या करती है ईपीएल, अपनी ये ट्यूब्स जो हैं ये इन सारे बिजनेसेस को बेचती है। देखो आप, जितने भी आप सोच सक रहे हो उन सब बिजनेसेस को ये अकेला बंदा बेच रहा है। इट्स अ ग्लोबल एफएमसीजी बिजनेसेस को बेचती है, बहुत डाइवर्सिफाइड फुटप्रिंट है, ठीक है। तो यार ये मैंने है ना, ऐसे मैंने एनालाइज करा है इसको, समझना। अभी बेसिक बिजनेस मॉडल समझे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्टडिंग दिस। आपको समझना पड़ेगा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में, मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट। जैसे मान लो आपके इसमें क्या है ना, आपको पैकेजिंग मिला कि यार पैकेजिंग इंडस्ट्री तेरे को कवर करनी है, ठीक है। अब पैकेजिंग में आपने एक हुतात्मा पैकेजिंग करके कंपनी, आप उसको कवर कर रहे हो, आप ईपीएल को कवर कर रहे हो, आप XYZ पैकेजिंग को कवर कर रहे हो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा जो 3 कंपनीज है ना, अभी आपका ब्रेड एंड बटर है। आपको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इन्हीं 3 कंपनीज पे कवर करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और रिपोर्ट देनी है, डेवलपमेंट के बारे में बताना है जनता को कि इसमें बने रहना है, खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप ये समझो कि आप जब पहली बार किसी कंपनी को पढ़ रहे हो, जैसे आज आपने ईपीएल के बारे में पढ़ा, समझना मेरी बात, आज पढ़ा ईपीएल के बारे में, आपने मेरे से सुना पहली बार,
तो अब है ना, ऐसा मत समझो कि यार ये तो कंक्लूसिव, कि अब इसके आगे और नहीं पढ़ सकता। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपका मेन असाइनमेंट अभी क्या होना चाहिए पता है? घुस जाओ ईपीएल के ऊपर, देखो पूरा डेप्थ के अंदर कि यार ईपीएल में ऐसा क्या है एंड मैं और क्या समझ सकता हूं इसके बारे में। सर मेरे को अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गूगल सर्च तो कर, कोशिश तो कर, स्क्रीनर पे जाके खोल के देख तो सही। ठीक है, तू बोल, अगर तूने दिमाग में ही रोड़ा बना दिया है कि समझ नहीं आएगा तो मत करो भाई। ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैंने आपको पहले भी ये बोला है, आप लोगों को लगता है कि शायद ही ऐसी फाकालॉजी करता होगा बंदा आके, लेकिन है ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ दैट आई एम नॉट हियर फॉर द नंबर गेम। मेरे को नहीं चाहिए 1 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़। मैं यहाँ पर उस आखिरी स्टूडेंट के लिए बैठा हूँ जो भी बैठ के देख रहा है लास्ट तक। ठीक है, एंड आपको मेरा सलाम है। मैं आपसे मिलता हूँ इसके बाद के, अपन B2C और वगैरह आगे कवर करते हैं अगले सेशन में। ठीक है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है बिजनेस मॉडल, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। मैं पार्ट 2 में ऐसा ही इलेबोरेटिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपको जो स्लाइड्स मिलेंगी वो पार्ट 2 के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, और डेफिनेटली आपको अपने आंसर्स तो लिखने ही है। जो भी आपको मैंने असाइनमेंट दिए केस स्टडी के, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझो कि आपको एक फ्लेवर मिल रहा है कि मिनी वर्जन लाइक 1% ऑफ व्हाट वी डू इन इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी देख के करने की। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहना, मैं आपको कंटिन्यूसली वैल्यू एडिशन देता रहूँगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, हो सकता है कि यू नो मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, कम ज़्यादा कुछ होता रहता है यार, सब लोग ह्यूमन है। बट मैं एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। आई विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस एंड आई इंश्योर दैट आई विल क्रिएट कंटिन्यूस वैल्यू इन योर लाइफ। थैंक यू so much for staying till the end and be the part of the Valuation School family. I am really humble and thankful and grateful to each and every one of you. मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।